हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। कैसे हैं आप सभी? एज यू नो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नॉट आई कैन से आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वी स्टार्ट our series of class 10 science again, and in that series we have already started a chapter named life process, and we have discussed about it, that what is life process, why do we call it life process, and what are the basic needs of life process। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ का प्रोसेस मतलब एक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को मेंटेन करना और एक बॉडी में रिपेयरिंग की जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस की प्रोसेस जहाँ पर कंटिन्यू रहेगी उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और उस मेंटेनेंस की प्रोसेस में जो बेसिक नीड है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी व्यक्ति की, वो एनर्जी है। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। जैसे जब हम चलते हैं या हम साइकिल चलाते हैं तो हम एनर्जी को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम कुछ कर रहे हैं तभी हम एनर्जी को यूज़ करेंगे। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली हम बैठे हुए हैं, तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी की जो स्टेट है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ग्रोथ करने के लिए, अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना। तो उसके लिए मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमारी बॉडी के अंदर तो कुछ ग्रो नहीं करता कि हमारी बॉडी के अंदर काजू बादाम ग्रो कर गए, वो तोड़ तोड़ के हमने खा लिए। तो ये सब जो मटेरियल है जो हमें एनर्जी के लिए चाहिए, वो सब हमें आउटसाइड द बॉडी, वी नीड देम एंड इट विल बी प्रोवाइडेड टू अस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो सोर्स है एनर्जी का, ये जो मटेरियल्स है जो हम खाते हैं, ये हमको आउटसाइड द बॉडी से मिलते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं ये अपना खाना लेती कैसे हैं, प्राप्त कैसे करती हैं। तो एनर्जी की ज़रूरत तो देखो सबको है, ठीक है, और मटेरियल जो है वो भी सभी ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। एनर्जी जो बनेगी वो भी सभी के अंदर बनेगी, लेकिन उस सोर्स को पाने का तरीका, उस मटेरियल को लेने का तरीका वो सबका डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो सिंपल फूड लेते हैं। सिंपल फूड मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिना नमक का खाना खा रहे हैं। सिंपल फूड का मतलब है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से खाना ले रहे हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वो वाटर लेंगे, वो डायरेक्ट एनर्जी बना लेंगे, उनको गैस पे छोंक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज़ हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम राजमा खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं। तो राजमा और दाल के अंदर सिर्फ विटामिन्स नहीं होते, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो हमारी बॉडी को क्या करना होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं इनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक करने के बाद जब हम सब सारी चीज़ों को लेते हैं तो वही हमारी बॉडी की ग्रोथ करती हैं। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट्स की ज़रूरत होती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी रिएक्शन को फास्ट करते हैं। उन कैटलिस्ट को हम कहते हैं एंजाइम्स। तो जो हीट्रोट्रोफ्स हैं, ऑटोट्रोफ्स मतलब जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, और जो हीट्रोट्रोफ्स हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रोफ्स पे। क्लियर? तो ये दो कैटेगरीज हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनाई। एक ऑटोट्रॉफ्स, जैसे प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। दूसरी तरफ क्या है? हीट्रोट्रॉफ्स हैं। हीट्रोट्रॉफ्स अपनी फूड और एनर्जी के लिए दे डिपेंड्स ऑन अदर, और अदर वो कौन है? तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। जैसे हिरन है, हिरन क्या खाता है? घास खाता है। घास क्या है? ऑटोट्रॉफ है। तो अगर घास नहीं होगी तो हिरन मर जाएगा। दूसरी तरफ शेर कहेगा मैं तो हिरन को खाता हूँ, मैं घास खाता ही नहीं। लेकिन हिरन तो घास खाता है ना। तो अगर घास नहीं रहेगी तो हिरन भी नहीं रहेगा, हिरन नहीं रहेगा तो शेर भी नहीं रहेगा।
तो जो हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एनिमल्स आते हैं और फंजाई आते हैं। तो इन दो के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ये एनर्जी बनती है, ये किस प्रोसेस से बनती है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस ही ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी जो प्लांट्स हैं, वो जो एनर्जी बनाने के लिए उनको जो सब्सटेंस चाहिए वो आउटसाइड द बॉडी से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं फूड की फॉर्म में और फिर उसको सेव रखते हैं। अब वो कौन सा मटेरियल है जो ऑटोट्रॉफ्स बाहर से ले रहे हैं? वो मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, वो मटेरियल है वाटर। इसी को वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। अब इन सब प्रोसेस के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ जैसे आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ने के लिए, रात को पढ़ने के लिए क्या नेसेसरी है कि बल्ब जल रहा हो। तो ऐसे ही इस कन्वर्जन के लिए क्या नेसेसरी है कि वहाँ पे सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हमारा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे गर्मियों में पढ़ने के लिए लाइट होनी चाहिए और पंखा होना चाहिए, तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्लांट्स को उसे कन्वर्ट करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो उनके पास भी सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसी को प्लांट स्टोर करके रखते हैं और यही बाद में उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट हम इमीडिएटली तो यूज़ कर नहीं लेते। जैसे आप मार्केट जाते हो, आप एक वीक की सब्ज़ी लेके आते हो, तो सारी सब्ज़ी को एक दिन बना के थोड़ा ना रख देते हो। आप उसको फ्रिज में स्टोर करते हो। आज कुछ बनाया, कल कुछ और बनाओगे, परसों कुछ और बनाओगे। तो ऐसे ही प्लांट्स भी पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ अप नहीं करते, वो उसमें से कुछ को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो उसको स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर? किसको कन्वर्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट किया? सनलाइट और क्लोरोफिल। किस में कन्वर्ट किया? कार्बोहाइड्रेट्स में। और किस फॉर्म में स्टोर किया? स्टार्च की फॉर्म में। यही स्टार्च उनको बाद में इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर? तो ये एनर्जी जो उनको चाहिए वो स्टार्च की फॉर्म में मिलती है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी ये एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन स्टार्च के फॉर्म में नहीं होती। ह्यूमन बॉडी में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। तो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ये रिएक्शन आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना चाहिए। क्या कहती है ये रिएक्शन हमें? किस किस का रिएक्शन हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। किसकी प्रेजेंस में हो रहा था? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या बन रहा था? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि क्या फॉर्म है? ग्लूकोज की फॉर्म है। ऑक्सीजन बन रहा था और वाटर बन रहा था। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसेस है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। तो अब अगर हम बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में क्या हुआ, तो हम ये देख सकते हैं कि उस प्रोसेस में जनरली 3 काम होते हैं। उसमें सबसे पहला काम होता है जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? जो वो लाइट एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी उसको वो केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन जो है उसको तो प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, और हाइड्रोजन जो है उसका यूज़ कर लेते हैं ग्लूकोज बनाने में। तीसरा जो काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने का मतलब उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और कार्बन का यूज़ कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए।
तो ये स्टेप्स जो हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले एब्जॉर्प्शन हो, फिर उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटें, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो। ऐसा नहीं है कि ये सारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ये तीनों काम एक साथ चलते रहते हैं। जैसे डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डेजर्ट्स के प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब सनलाइट तो होती नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें, तो उसको वो स्टोर करके रखते हैं और ड्यूरिंग द डे टाइम वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं। क्लियर। अब हम जो ऊपर रिएक्शन हमने देखी उसके नेसेसरी कंपोनेंट्स क्या हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। एक चीज़ आपने देखी होगी कि फोटोसिंथेसिस में एक नेसेसरी जो कंपोनेंट है वो क्लोरोफिल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और अगर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगी। तो वो क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? तो प्लांट्स को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो वो कुछ हमें इस टाइप का दिखाई देगा। अब इसके अंदर जो ये ग्रीन डॉट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई देंगे। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं इनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल जो होता है वो इसी के अंदर स्टोर होता है। क्लियर। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर होता है? क्लोरोफिल। और उसी क्लोरोफिल का हम यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जब हमें उसको क्या करना होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होता है। तो ये एक एक्टिविटी हमें दी हुई है प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस को दिखाने के लिए। क्लियर। इसको आप कर लेंगे, बड़ी इजी एक्टिविटी है, कोई इसमें ज़्यादा आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने 9th क्लास में भी एक प्लांट के एक पार्ट के बारे में पढ़ा होगा जो फोटोसिंथेसिस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा प्लांट की लीव्स में, पत्तियों में, उनकी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को ही बोला जाता है स्टोमाटा। तो जो भी प्लांट है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहा है और ऑक्सीजन आउटटेक कर रहा है तो वो इन पोर्स के थ्रू ही करता है, जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं। बहुत ज़्यादा जो गैसियस का एक्सचेंज है वो इन्हीं के थ्रू होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि 90% ऑफ द एक्सचेंज जो है किसका, 90% जो एक्सचेंज है इन गैसेस का वो थ्रू स्टोमाटा होता है। लेकिन बाकी जो 10% एक्सचेंज है वो अदर पार्ट्स ऑफ जो प्लांट्स हैं वहाँ से होता है, जैसे स्टेम हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं। अब ये जो स्टोमाटा है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, जैसा कि यहाँ फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे गार्ड सेल्स हैं। जब अंदर से रूट्स में से पानी आता है जाइलम के थ्रू, तो इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है और ये स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल की ओपनिंग होती है। और जब गार्ड सेल की क्लोजिंग करनी होती है तो क्लोजिंग के टाइम पे ये श्रिंक हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। फिर ये प्रोसेस जो है गार्ड सेल की होती है कि स्वेलिंग अप और श्रिंकिंग, इन्हीं से गार्ड सेल ओपन या क्लोज होते हैं और गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं ये जानने के लिए कि सनलाइट नेसेसरी होती है या नहीं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी तक हमने ऑटोट्रॉफ्स की बात करी और उनके बारे में, उनकी जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो हमने देखी कि सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन इन सब से अलग भी एक प्लांट को और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए।
वो मटेरियल्स क्या क्या हैं? वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। और ये सारी चीज़ें वो कहाँ से लेता है? वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। तो नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है और नाइट्रोजन का यूज़ होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। क्लियर? तो ये कहाँ से लेता है वो? हमारे एनवायरनमेंट में कुछ इनऑर्गेनिक मैटर हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं होता, वो किसी न किसी चीज़ के साथ मिक्स होके हमें मिलता है। तो प्लांट्स को वो क्या करना पड़ता है? बैक्टीरिया हमारे जो हैं, आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो इन नाइट्रेट्स को और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो सॉइल से फिर उनको कौन ले लेता है? ये प्लांट्स ले लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है। इसके अंदर क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट है, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड डिफरेंट है और उस फूड को वो कैसे ऑब्टेन कर रहा है वो तरीका भी डिफरेंट है। ठीक है ना? कुछ के लिए जो फूड स्टेशनरी होता है, जैसे हिरन घास खाता है तो घास स्टेशनरी है, लेकिन लॉयन जो है उसके लिए जो फूड है वो मोबिल है, उसको डियर है, हिरन है, उसको पकड़ना पड़ता है, वो भागता है। तो कुछ का फूड अलग है, कुछ का फूड अलग है। ऐसे ही उनके न्यूट्रिशन में भी फ़र्क है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, उनके पास एक बहुत बड़ी रेंज है, स्ट्रेटजीज़ हैं अपनी अपनी सबके पास अपने फूड को लेने के लिए। कुछ फूड क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी ही फूड को ब्रेक कर देते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फंगस है, मोल्ड्स हैं, ईस्ट है। ये सारे क्या करते हैं? अपनी बॉडी से बाहर फूड को ब्रेक करते हैं और फिर सिर्फ एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो अपनी बॉडी के अंदर ही फूड को ब्रेक करते हैं, वहीं से उसकी एनर्जी को लेते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही हर एक की बॉडी की फंक्शनिंग, हर एक की बॉडी का डिज़ाइन और हर एक का फूड टेकअप करने का जो तरीका है वो अलग होता है। कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरों से एनर्जी लेते हैं, दूसरे प्लांट से एनर्जी लेते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं। जैसे अमरबेल है, येलो कलर की एक पतली पतली सी डंडियाँ आपने देखी होंगी, पेड़ पे लटकी रहती हैं कहीं। तो वो अमरबेल क्या करती है? वो एक पैरासाइट है, वो जिस पेड़ के ऊपर रहती है उसी पेड़ से वो न्यूट्रिशन लेती है, लेकिन उस पेड़ को वो मारती नहीं है। लाइस है, जो इंसानों के सिर में जुएँ पड़ जाती हैं, वो इंसानों को मारती नहीं है, लेकिन अपना फूड कहाँ से लेती है? उनकी बॉडी में से लेती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना फूड लेते कैसे हैं, ऑब्टेन कैसे करते हैं? तो क्योंकि सबका फूड लेने का तरीका डिफरेंट है, तो इसीलिए सबका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिफरेंट है। जैसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये अमीबा है, ये देखो, ये फूड पार्टिकल है, ये इस फूड पार्टिकल के आसपास अपनी सरफेस बना लेता है। सरफेस कैसे बना लेता है? जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसके आउटर जो लेयर है, ये आउटर लेयर के अंदर फूड को कवर कर लेता है और फिर फूड पार्टिकल को इनटेक कर लेता है, अंदर उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है और उसको फिर बाहर छोड़ देता है। तो इसके लिए जो डाइजेशन का काम है वो सभी यही कर रहा है। क्लियर? लेकिन हम जो हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर ये जो डाइजेशन का सिस्टम है ये डिफरेंट होता है, ये बहुत अलग होता है। ऐसे ही पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम की एक डेफिनेट शेप होती है, आपने शायद देखा भी हो कभी इस टाइप से, और इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हिलते रहते हैं। तो मान लो फूड यहाँ है तो यहाँ से ये इसको पकड़ेगा और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसको यहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन एंट्री इसकी बॉडी में सिर्फ यहाँ से होगी, इसके माउथ से। तो ऐसे हर एक का डाइजेशन का तरीका, फूड इनटेक करने का तरीका सब अलग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आपसे मिलेंगे, मैं आपसे मिलूँगा, तो हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में कि ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं जो सभी अडॉप्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग का क्या मेथड है न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करने का। व्हाट इज़ द मेथड अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बीइंग टू डाइजेस्ट देयर फूड एंड टू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड। आपको एक नाम बता देता हूँ, उसका नाम एलिमेंट्री कैनाल है। अगर आप थोड़ा बहुत उसको देख के आएंगे, स्टडी करके आएंगे, दैट विल बी वेरी गुड। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी समझ आया हो, एनीथिंग, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो हिट द लाइक बटन। इफ़ यू डोंट लाइक एनीथिंग और इफ़ यू वांट मी टू इम्प्रूव माय टीचिंग मेथड्स, देन सजेस्ट मी।
I have given my number in the description box. You can WhatsApp me, message me, and message in the comment section also. If you need any type of help, any PDF, any question answers, NCERT examples, anything, so you can WhatsApp me. I will always available for you. Thank you very much.